हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सोलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेटलैंड ऑफ इंडिया। तो वेटलैंड ऑफ इंडिया के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि वेटलैंड जो कि क्षेत्र है ये क्या होते हैं और इनके अलावा भारत में कितने क्षेत्र हैं। और आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा रामसर समझौता, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है और यह कब हुआ था, इन सभी के बारे में देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट। और तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि जो आर्द्र भूमि होती है या वेटलैंड या नम भूमि जिसका नाम है, ये क्या होता है। तो दोस्तों, यह जल और स्थल दोनों की विशेषता रखता है। तो ये जो क्षेत्र है आर्द्र भूमि, यह जल और स्थल जो है इन दोनों की विशेषता रखता है। यानी कि जो ऐसा क्षेत्र जो कि जिसके ऊपर पानी भरा हो, मतलब ऐसे की ज़मीन जिस पे पानी भरा हो ऊपर, मतलब 6 मीटर के अंदर अंदर पानी रहता है, तो उसे हम वेटलैंड में शामिल करते हैं। और अगर किसी भूमि पर 6 मीटर से ऊपर और पानी है तो उसे वेटलैंड में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे अगर दलदली क्षेत्र है उन्हें शामिल करते हैं। इसके अलावा जहाँ चावल की खेती होती है उन क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है। तो इन सभी को वेटलैंड कहा जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जो जल और स्थल दोनों की विशेषता रखता है वो आर्द्र भूमि या नम भूमि कहलाता है। यहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है। तो ये जो जैसे कि आपको पता है कि ये जल और स्थल दोनों की विशेषता रखता है, तो यहाँ जल वाली और स्थल वाली दोनों की ही जैव विविधता होती है। तो यहाँ जैव विविधता काफ़ी अधिक होती है। और दोस्तों, आपको हैरानी होगी जानकर कि जो 40% जो जैव विविधता होती है या जैव विविधता वाले जो एनिमल्स वगैरह ये होते हैं, इन सभी की जो प्रजाति उनमें से 40% यहीं पाए जाते हैं नम भूमि क्षेत्र में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा यहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु की अनेक प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा भी कि यहाँ जैव विविधता वाला बहुत अधिक क्षेत्र होती है, मतलब ये जो जैव विविधता रहती है यहाँ बहुत अधिक होती है। और अर्थात आर्द्र भूमि वह क्षेत्र होता है जिसमें शुष्क नम दोनों तरह के वातावरण की विशेषता होती है। तो जैसे ज़मीन जो स्थल पर रहता है वो शुष्क होता है और जो पानी में जो होता है नम जो विशेषता रहती है, तो इन दोनों की जो विशेषता पाई जाती है ये इस क्षेत्र में पाई जाती है। यह भूमि उथले पानी की सतह से ढकी होती है। जैसे कि मैंने पढ़ा कि जो स्थल होता है उसके ऊपर पानी भरा होता है, पर पानी 6 मीटर से अंदर होना चाहिए, उसे ही हम वेटलैंड में शामिल किया जाता है। और रामसर समझौता, रामसर सम्मेलन के अनुसार आर्द्र भूमि के अंतर्गत दलदली क्षेत्र को या दलदली क्षेत्र जो कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी हो सकता है, तो ऐसे क्षेत्र को भी हम मतलब ऐसे भी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इसमें वेटलैंड है, इनमें शामिल किया जाता है जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो पानी भरा है वह 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसे ही वेटलैंड में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो कह रहा है कि जो प्राकृतिक स्थायी अस्थायी ऐसा हो सकता है, यानी कि इसका जो कुल अर्थ यह है कि यह है ना मानव निर्मित भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, और इसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है, यह कहीं भी हो सकता है। यह राजस्थान वाले क्षेत्र में भी है, यूपी में भी है, पूर्व उत्तर साइड में जो कि राज्य है उनमें भी है, तमिलनाडु जम्मू कश्मीर सभी दूर हैं। तो इसका कोई स्पेसिफाइड क्षेत्र नहीं होता है। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि इस प्रकार मैंग्रोव क्षेत्र जैसे कि जो मैंग्रोव वन जहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि सुंदरवन डेल्टा और इधर, तो ये जो क्षेत्र है मैंग्रोव क्षेत्र। इसके अलावा प्रवाल भित्ति, क्रीक, खाड़ी, तालाब, ज्वारनदमुख। दोस्तों, ज्वारनदमुख जैसे कि ज्वारनदमुख को ही इंग्लिश में एस्चुरी कहा जाता है। और एस्चुरी मतलब इंडिया की जो 2 नदी है वो एस्चुरी बनाती है, जो कि है नर्मदा और तापी। तो वो एस्चुरी बनाती है जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम में बहती है, और यह अपवाद के रूप में भी मानी जाती है ये दोनों नदियाँ। और दलदली क्षेत्र और इसके अलावा झील को सम्मिलित किया जाता है। तो जो कि वेटलैंड है उनमें इन सभी क्षेत्रों को काउंट किया जाता है। तो ये कुछ इसके उदाहरण थे। और इसके अलावा आर्द्र भूमि क्षेत्र जैव विविधता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो कि आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है, ये नम भूमि वाले क्षेत्र वेटलैंड्स, यह जैव विविधता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा था
कि यहाँ स्थल और जल की दोनों की जो विशेषता होती है यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से होकर मध्य और आर्द्रभूमि क्षेत्र में जैव विविधता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसके बाद है भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से होकर मध्य के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है, अर्थात यह संपूर्ण भारत में फैली हुई है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसका कोई स्पेसिफाइड क्षेत्र नहीं होता है, ये इसमें दे रखा है जैसे जम्मू कश्मीर, यानी कि जो यहाँ दे रखा है ठंड और शुष्क इलाकों से, जैसे कि जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य भारत तक फैली हुई है। मध्य भारत में जैसे कि कटिबंधीय जो मानसून है वहाँ तक फैली हुई है। इसके अलावा दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। दक्षिण में जो तमिलनाडु है, केरल है, इधर के जो नमी वाले जो इलाके हैं वहाँ तक फैली हुई है। दोस्तों अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो दक्षिण जो भारत है, जैसे कि जो तमिलनाडु और जो केरल है, इन साइड जो क्षेत्र हैं नमभूमि वाले, इन्हें में से ज़्यादातर कृत्रिम है। तो जो दक्षिण भाग में जितने भी क्षेत्र हैं उनमें से ज़्यादातर कृत्रिम है, प्राकृतिक बहुत कम है। तो आगे देखेंगे हम उनके बारे में भी। और आइए नेक्स्ट जानते हैं। और जैसे कि इसी साल पहले जो नमभूमि वाले जो क्षेत्र थे उनकी संख्या कुल 2019 से पहले 26 हुआ करती थी, और उसके बाद जो 2019 में एक और नमभूमि क्षेत्र भारत से जोड़ा गया है जिसका नाम था सुंदरवन, जो डेल्टाई क्षेत्र था वो। तो वह 2019 तक टोटल 27 जो स्थान थे वो शामिल हुए थे। और इसी साल 2020 में जनवरी 2020 में 10 क्षेत्र और जोड़े गए हैं जो कि नमभूमि वाले क्षेत्र में नए जोड़े गए हैं। तो उन्हें भी देखेंगे हम, तो देखते हैं उन्हें। तो दोस्तों ये हम पहले इन 10 क्षेत्रों को देखेंगे कि इनकी क्या विशेषता है और इन सभी के बारे में, इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सभी के बारे में देखेंगे। क्योंकि जो पुराने जो 27 जो है वह तो अधिकतर सबको याद है, और एग्जामिनर को पता है कि जो बच्चों को ये रट चुके हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार कम आते हैं वो। तो यह इन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपका, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम कोई हुई नहीं है, जबकि तो अभी तक 2020 में भी तो एग्ज़ाम नहीं हुई है, तो काफ़ी बार तो जो भी पेपर बनेंगे तो इनमें से ज़्यादा आने की संभावना है। तो इसे हम अच्छे से देखेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। और जो कि इस साल जो क्षेत्र जोड़े गए हैं दोस्तों वो 10 क्षेत्र जोड़े गए हैं, जिसमें से एक महाराष्ट्र में, 3 पंजाब में और 6 यूपी में हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्र यूपी में 6 इस साल जोड़े गए हैं 2020 जनवरी 2020 में जोड़े गए हैं। और इसके अलावा हम देखें नेक्स्ट जो कि है, हमारे देश में दक्षिणी प्रायद्वीप में उपस्थित आर्द्रभूमि अधिकतर मानव निर्मित है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो दक्षिण भारत में जो भी स्थित जो ये है वेटलैंड्स ज़्यादातर जो कि है मानव निर्मित है, जिन्हें एरी अर्थात होदी एरी कहा जाता है। जो कि जो मानव निर्मित जो दक्षिण में वेटलैंड है उन्हें एरी या होदी कहा जाता है। यह एरी मानव आवश्यकता के लिए जल उपलब्ध कराती है। तो ये जो एरी जो है यहाँ जल भरा रहता है तो यह मानव को जल उपलब्ध कराती है। तो जैसे कि भी हमने आपको बताया कि आर्द्रभूमि में लगभग 40% प्रजाति पाई जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा 40% केवल आर्द्रभूमि में ही पाई जाती है। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम रामसर संधि। तो ये होता क्या है दोस्तों, जिस साल ये जो रामसर संधि जो हुई थी दोस्तों, ये 2 फरवरी 1971 में हुई थी, और यह हुई थी ईरान में। तो ईरान की राजधानी तेहरान। तो दोस्तों ईरान में हुई थी, और वहीं एक सम्मेलन भी होता है इसी साल जो कि था रामसर सम्मेलन। तो उसी के नाम से यह इसको भी जाना जाता है, रामसर संधि, रामसर सम्मेलन, तो इसी के नाम से जाना जाता है। और ईरान के जो नगर है रामसर, यहीं इसकी संधि हुई थी। और जो रामसर जो नगर है दोस्तों, ये कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। तो देखते हैं रामसर संधि आर्द्रभूमि समझौते पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के नगर जो कि था रामसर, वहाँ जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, तो वहाँ हुई थी। यह शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। ये जो शहर है यहीं जो सम्मेलन हुआ था, मतलब जो संधि हुई थी, यहाँ विभिन्न देशों में भाग लिया था
जितने भी देश है बहुत सारे उन्होंने भाग लिया था इस संधि में, और यहाँ जो हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि जो वेटलैंड है या और कम होते जा रहे थे, तो इनके संरक्षण के लिए यह जो संधि हुई थी, तो इसमें कई देशों ने भाग लिया था। इसमें भारत ने भाग लिया था, पर ये जो संधि थी ये हुई थी 1971 में, और यह हुई तो 1971 में थी, पर यह लागू हुई थी 1975 में। और उसके बाद भारत को थोड़ा टाइम हो गया था, तो फिर वो 1982 में इस संधि पर समझौता कर ये भी शामिल हो गया था भारत बाद में। तो जो ये है, इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। कुछ लोग इस संधि को आर्द्रभूमि संधि भी कहते हैं, क्योंकि ये जो संधि हुई थी ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए हुई थी, तो आर्द्रभूमि संधि भी इसे कहा जाता है। तो ये जो संधि हुई थी दोस्तों 2 फरवरी 1971 को हुई थी, पर यह लागू कब हुई थी? यह हुई थी 1975 में। तो 1975 में लागू हुई थी, और भारत ने इसमें 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और शामिल हो गया था। और भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण के मामले के लिए दोस्तों ये संधि तो हो गई है, पर ऐसा तो है नहीं कि जो ईरान में जहाँ संधि हुई है वहाँ के लोग मतलब सब दूर जाएं और देखें कि कौन कौन से क्षेत्र है, कौन से नहीं है, किन्हें शामिल करना है या किन्हें नहीं करना है। तो ये जो इसके जो रखरखाव जो होता है और इसका जो देखभाल की जाती है, वो भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये जो मंत्रालय है यही इसकी संरक्षण करता है, और किस नए आर्द्रभूमि क्षेत्र को शामिल करना है या किस पुराने जो कि क्षेत्र है उन्हें हटाना है, तो यह सभी जो अथॉरिटी जो है इसी विभाग के पास होती है। और यह विभाग नोडल मंत्रालय घोषित है। ये जो विभाग है यह नोडल मंत्रालय घोषित है। यह नोडल मंत्रालय है, ये जो नोडल मंत्रालय होता है दोस्तों, यही इनकी देखरेख व अन्य स्थानों का भी भेजता है, यानी कि जो अन्य स्थान जो कि कौन कौन से ऐड करने उन्हें भेजता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो जिसे आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल कर सकें उन स्थान को यह भेजता है। और इसके अलावा भारत के संपूर्ण भूमि के 4.7 जो % है इस पर आर्द्रभूमि फैली हुई है। तो भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 4.7 जो % है उस पर आर्द्रभूमि फैली हुई है। तो वेटलैंड को दोस्तों ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मतलब जो आपको फैक्ट बता रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो आपको ये फैक्ट है ये कहीं नहीं मिलेगा बुक में। तो वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। तो दोस्तों सुपरमार्केट का क्या काम होता है? जैसे कि वहाँ सभी टाइप के जो सामान होते हैं वो मिलते हैं, तो यह इसका नाम भी सुपरमार्केट रखा गया है। पर कैसा सुपरमार्केट? तो यह है बायोलॉजिकल, तो जैव विविधता से संबंधित, तो जैव विविधता से संबंधित सुपरमार्केट, तो इसका नाम रखा गया है तो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहते हैं, क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करता है। तो भोज्य जाल क्या होता है इसे हम देखते हैं। तो दोस्तों भोज्य जाल क्या होता है? तो भोज्य जाल जो ऐसा मतलब भोज्य जाल को कहते हैं, इंग्लिश में जो कहा जाए तो इसे कहते हैं फूड वेब्स। इसमें कई खाद्य श्रृंखलाएँ शामिल होती हैं। जो भोज्य जाल जो है इसमें कई खाद्य श्रृंखलाएँ शामिल होती हैं। ऐसा माना जाता है कि भोज्य जाल में पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के खाद्य व्यवहारों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं, और एक समृद्ध भोज्य जाल समृद्ध जैव विविधता का परिचायक होता है। एक समृद्ध भोज्य जाल जो कि समृद्ध जैव विविधता का परिचायक होता है, इसी कारण इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो वेटलैंड जो है इन्हें किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, अर्थात अगर हिंदी में कहा जाए तो उसे कहते हैं भूदृश्य के गुर्दे। तो गुर्दे का क्या काम होता है दोस्तों? तो गुर्दे का काम जो होता है सभी जो खाद्य पदार्थ जो है हमारे शरीर का जो उसे टॉक्सिक केमिकल जो होता है उसे अलग निकालना, ताकि हम बीमार ना पड़े। और अगर ये गुर्दा काम करना बंद कर दे तो जो मनुष्य के शरीर में जहर फैल जाए और वो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो उसी प्रकार का कार्य ये जो वेटलैंड्स जो है ये करते हैं, और यह पानी को शुद्ध करते हैं, और इसी कारण इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा गया है और वेटलैंड किडनी ऑफ लैंडस्केप कहा गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो कि
जिस प्रकार हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी करती है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड तंत्र जल चक्र द्वारा दोस्तों ये है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषकारी अवयवों को निकालता है। और इसके अलावा जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी अवस्था में बदलाव लाना अपेक्षाकृत आसान होता है। तो जल है जैसे कि इसकी जो पदार्थ ऐसा पदार्थ है जो कि इसमें कभी भी कुछ भी परिवर्तन करना है तो इसमें आसानी से हो जाता है। जैसे जल है, समुद्र है तो वहाँ से वाष्पीकरण होता है, बादल में जाता है, वहाँ से जब बारिश होती है तो पानी बन जाता है। और उसके अलावा अगर वो पहाड़ मतलब जो जैसे कह रहे हैं हिमालय है वहाँ बरसता है तो वहाँ बर्फ़ बन जाती है। इसे जो इसका जो रूप परिवर्तन है वो काफ़ी सरल होता है। और इसके अलावा दोस्तों जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने और एक भंडार से दूसरे भंडार तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की चक्र प्रक्रिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल जो है समुद्र से वाष्पीकरण होता है और यह ऐसा तो है नहीं कि जहाँ से वाष्पीकरण हुआ है जल का वहीं मतलब बारिश हो, ऐसा नहीं, क्योंकि वो हवा से जो आगे बढ़ता रहता है। तो अगर बंगाल की खाड़ी में से अगर वाष्पित हुआ है तो वहाँ से हवा के साथ आगे बढ़ेगा और आगे जो पर्वतों से टकरा कर तो जो वर्षा होगी तो वो कहीं क्षेत्र में होगी और वहीं से वापस नदियों के द्वारा वो वापस बंगाली खाड़ी या सागर में जाएगा। तो इसी प्रकार ये बताया गया है कि जो जल जो है एक रूप से दूसरे रूप में या एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने की चक्रीय प्रक्रिया है। और इसके अलावा जल चक्र एक निरंतर चलता है। जल चक्र जो कि है दोस्तों ये निरंतर चलता है, जैसे कि आपको पता है कि तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है। पृथ्वी पर इसके अभाव में जीवन संभव नहीं है वर्तमान में, ठीक है। तो ये जो जल जो चक्र है इसके अलावा तो दोस्तों ये है हमारे रामसर समझौता। और इसके बाद हम देखते हैं जो कि भारत में जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं 10, उन सभी के बारे में देखते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम इसे मैप से भी देखेंगे और थोड़ा कुछ ट्रिक भी देखेंगे जिससे आपको याद करने में थोड़ी सरलता होगी। तो देखते हैं जो कि नए क्षेत्र हैं, क्योंकि दोस्तों हम पहले ये जो मेन फोकस करेंगे हम ये जो 10 क्षेत्र हैं इन पे करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो नए क्षेत्र जुड़े हैं इनसे ही अधिकतर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी तक कोई से भी एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हुई नहीं है तो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। तो अगर जब भी एग्ज़ाम होगी तो इनसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन्हें याद कीजिएगा। तो देखते हैं जो कि नए जो क्षेत्र 10 जोड़े गए हैं उनके बारे में। तो महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है और पंजाब में 3 क्षेत्र है और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है वहाँ 6 क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार कुल 10 क्षेत्र हैं और इसके अलावा 27 हैं दोस्तों। 27वां कब हुआ तो 2019 में हुआ और उसके 2019 से पहले 26 क्षेत्र थे। तो देखते हैं जो नए 10 क्षेत्र हैं, जो कि पहला जो है कर्नाटक महाराष्ट्र में स्थित है पहला, जिसका नाम है नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य। तो ये जो क्षेत्र है इसे वेटलैंड में शामिल किया गया है। यह जो क्षेत्र है दोस्तों ये नासिक में स्थित है। इसे महाराष्ट्र के भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कि भरतपुर जो है वो स्थित है राजस्थान में, जो कि अभयारण्य है। तो वहाँ काफ़ी जो कि जो विविध प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। तो उसी प्रकार जो है जो नंदूर मधमेश्वर है पक्षी अभयारण्य, यहाँ भी उसी प्रकार काफ़ी प्रजाति पाई जाती है। तो इसे भी उसी की उपाधि दी गई है कि महाराष्ट्र का भरतपुर किसे कहा जाता है, तो वह है नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य। और इसे ही वेटलैंड में इस साल शामिल किया गया है 2020 में। तो ये आप याद कीजिएगा। यह नासिक में त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यह नासिक में स्थित है और यहीं पर जो पहाड़ है वह वहाँ पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहीं पर स्थित है नासिक में। और यहीं 12 साल में एक बार कुंभ का मेला भी लगता है दोस्तों। और यहीं से गोदावरी का उद्गम होता है और गोदावरी को भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि हमारे सामने पंजाब। तो दोस्तों पंजाब में जो स्थित है दूसरा जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं 3 पंजाब में से हैं। तो वो है पहला केशवपुर
जो कि मियाँ समुदाय आरक्षित, केशवपुर मियाँ समुदाय आरक्षित। तो ये जो क्षेत्र है पंजाब का है और यह गुरुदासपुर में स्थित है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों यह गुरुदासपुर में स्थित है और यह रावी और व्यास नदी के बीच स्थित है। तो ये जो रावी नदी और ये जो व्यास नदी है, तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र है यही है केशवपुर मियाँ समुदाय आरक्षित क्षेत्र, और यह गुरुदासपुर में स्थित है, रावी और व्यास नदी के बीच। ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक अनुकूल घर के रूप में उभरा है। तो यहाँ का जब भी जो प्रवासी पक्षी जो होते हैं दोस्तों, यह जो क्षेत्र है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए। और इसके बाद जो कि देखते हैं हम पंजाब में जो नेक्स्ट वेटलैंड है, तो जो कि है दोस्तों व्यास संरक्षण रिजर्व। व्यास संरक्षण रिजर्व यह भी पंजाब में स्थित है। व्यास नदी का 185 किलोमीटर लंबा हिस्सा हरिके हेडवर्स से तलवाड़ा रिजर्व तक है। यह व्यापक रूप से घड़ियाल के सफल प्रजनन के लिए जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों यह घड़ियाल के सफल प्रजनन के लिए जाना जाता है। यहाँ घड़ियाल की काफ़ी मात्रा है और यहाँ उनका संरक्षण किया जाता है। और इसके बाद जो है दोस्तों यह है नेक्स्ट जो क्षेत्र है वह है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है, दोनों अलग अलग हैं। और अभी हम बात करते हैं नांगल की। तो जो कि नांगल जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे वेटलैंड में शामिल किया गया है 2020 में। और रूपनगर जिला, ये जो नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य है यह है रूपनगर जिले में, सतलज नदी के पास। और यह भी प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए जाना जाता है। इसने भारतीय पेंगोलियन जैसी प्रजाति को भी खतरे में डाल दिया। जो भारत की जो पेंगोलियन प्रजाति थी, जिसी प्रजाति को भी इसने खतरे में डाल दिया है। और इसके अलावा जो है हमारे सामने जो तीसरा जो राज्य आता है दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में इसी साल जो कि 6 वेटलैंड शामिल हुए हैं। सबसे ज़्यादा शामिल हुए हैं उत्तर प्रदेश से 6 वेटलैंड। तो देखते हैं हम 6 को, और इसके बाद हम देखेंगे जो पुराने जो जितने 27 हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। और उनकी कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनकी ट्रिक भी देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इन सभी को मैप से। तो अभी देखते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में जो पहला जो स्थित है वो है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों ये उन्नाव में पड़ता है। उन्नाव जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पड़ता है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। और इसे चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का अन्य नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पक्षियों का स्वागत करता है। इसमें गार्गी टीले जो पक्षी जो हैं मेन हैं, जो कि यहाँ प्रवासी पक्षी है, उनके जो नाम हैं वो हैं गार्गी टीले, मल्लार्ड, पर्पल मुरहेन, लिटिल ग्रीबे, स्पूनबिल डक, रेड बॉटल्ड और लेफ्टिंग और विगोन शामिल है। तो ये दोस्तों ये नाम तो आपको शामिल मतलब याद तो होंगे नहीं, पर फिर भी आप एक बार ध्यान रखिएगा कि ये जो नाम है इन नाम के पक्षी मतलब प्रवासी पक्षी है जो कि यहाँ आते हैं। और ये काफ़ी फेमस भी है प्रवासी पक्षियों के लिए, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव में पड़ता है। और इसके बाद जो कि आते हैं हमारे सामने सेकंड जो है पार्वती औरंग पक्षी अभ्यारण्य। यह भी यूपी में स्थित है और यह यूपी के गोंडा में स्थित है। पार्वती और औरंगा दो ऐसे दो क्षेत्र हैं, ये दोनों जो कि वर्षा आधारित जिले हैं, वर्षा आधारित झीलें। ये जो क्षेत्र हैं दोस्तों यहाँ जब वर्षा होती है तभी यहाँ झील का निर्माण होता है। और जो झील होती है वह 1.5 किलोमीटर दूर, जो क्षेत्र हैं दोस्तों ये झील से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित हैं एक दूसरे से। ये जो पार्वती और औरंगा है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह 1.5 किलोमीटर। और यह जो कि वर्षा से इनका निर्माण होता है इन झीलों का। और इसके बाद देखते हैं हम थर्ड जो कि है यूपी में। तो नेक्स्ट जो कि है समन पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों समन पक्षी अभ्यारण्य अलग है और एक और जो है समसपुर, ये दोनों अलग हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि समन जो है वो अलग है और समसपुर अलग है। तो अभी बात करते हैं हम समन पक्षी अभ्यारण्य की। इसे भी वेटलैंड में इसी साल शामिल किया गया है 2020 में। तो ये जो स्थित है वह भोगाव, जो कि मणिपुर का जो जिला इटावा, मणिपुरी जो है जिला इटावा के पास। दोस्तों ये मणिपुरी है तो आप मणिपुर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये जो मणिपुरी नाम है यह इटावा के पास जो पड़ता है वहीं स्थित है यह समन पक्षी अभ्यारण्य, जो कि यूपी में है। और यहाँ 1990 में इस क्षेत्र में क्रेन पक्षी की बड़ी आबादी की रक्षा करने के लिए उद्देश्य से इसे अधिसूचित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ जो क्रेन जो पक्षी होता है इसके संरक्षण के लिए 1990 में इसे इस क्षेत्र में शामिल किया गया था और इसका संरक्षण किया गया था 1990 में क्रेन पक्षी के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो कि है आता है सेंडी पक्षी अभ्यारण्य। तो सेंडी पक्षी अभ्यारण्य जो कि हरदोई जिला, जो हरदोई है यूपी में, वहाँ स्थित है सेंडी पक्षी अभ्यारण्य। और यह बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास समाज ने इस अभ्यारण्य को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आता है दोस्तों समसपुर पक्षी अभ्यारण्य पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, जो कि रायबरेली जो जिला है यूपी का, वहाँ स्थित है। यहाँ 250 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों वेटलैंड वाला, यहाँ 250 से अधिक जो कि प्रजातियाँ पाई जाती है। यह प्रवासी पक्षी सहित अन्य पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह जो क्षेत्र है यह यहाँ प्रवासी पक्षी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा भी यहाँ बहुत से पक्षी रहते हैं, जिसके कुछ नाम जो कि है नीचे। और यहाँ के जो स्थायी निवासी जो है पक्षी वह है, पहला जो कि गिद्ध यहाँ का स्थायी निवासी है। इसके अलावा किंगफिशर, स्पॉट बिल टेल कॉमन, और फिर है टेलवीसलिंग और आदि। ये जो पक्षी जो हैं यहाँ के स्थायी निवासी हैं। और दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में। छठा जो लास्ट है इसी साल जो शामिल हुआ है, तो ये जो शायद 6 हैं इसी साल शामिल हुए हैं वेटलैंड में। तो छठा जो कि है सरसई नवर झील। दोस्तों ये भी यूपी में स्थित है इटावा के पास। और इसमें ये दो क्षेत्र छोटी छोटी झीलें शामिल हैं, जो सार्स क्रेन, वाइट इबिस और अन्य जल पक्षियों को बड़ी संख्या में आकर्षित करता है। इसमें सार्स क्रेन जो कि है खतरनाक प्रजाति का बड़ी आबादी है यहाँ, जो दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षी है। तो जो कि ये है सारस पक्षी, ये दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में शामिल है। और यहाँ जो कि है इसमें जो दो क्षेत्र हैं, ये जो सरसई नवर झील है, यहाँ 2 छोटी छोटी झीलें शामिल हैं इस झील में। और जो सार्स क्रेन और वाइट इबिस अन्य जल पक्षियों की संख्या को बड़ी आकर्षित करता है। और इसके बाद देखते हैं हम जो कि पुराने जो 27 जो क्षेत्र हैं उन सभी के बारे में देखते हैं। और इसके अलावा देखेंगे हम उनको मैप से कि कौन से क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि जो राज्य वाइज देखते हैं कि कौन से राज्य में कितने जो कि वेटलैंड है। और इसके बाद देखते हैं हम मैप से, उसके बाद देखते हैं हम ट्रिक से। तो देखते हैं हम पहले लिस्ट जो कि कौन से राज्य में कितने हैं। तो पहला राज्य हमारे सामने जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में कुल 4 है वेटलैंड, जो कि है होकेरा, वुलर झील, सोमगिरी और सुरिनसर मनसार झील। ये जो 4 जो झील हैं यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह वेटलैंड में शामिल है। और इसके अलावा जो बातें हैं पंजाब पे, तो पंजाब में है हरी के बैराज, कंजली और रोपड़। दोस्तों ये पुराने हैं और इस साल जो नए शामिल हुए हैं वो अभी हमने देखे 3। और इसके अलावा देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों चंद्रताल, रेणुका झील और पौंग डैम, यह तीनों हिमाचल प्रदेश में है जो कि वेटलैंड में शामिल है। और इसके अलावा हम देखें राजस्थान में, तो राजस्थान में जो कि है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील, ये दोनों ही वेटलैंड में शामिल है। और ये जो केवलादेव जो है सबसे पहले शामिल हुआ था 1981 में शामिल हुआ था ये।
और इसके अलावा देखते हैं हम पांचवा राज्य जो कि है हमारे सामने असम। तो दोस्तों असम में स्थित है दीपोरबिल या दीपोरबिल। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसे आप याद कीजिएगा। और इसके बाद जो है कि है हमारे सामने मणिपुर। तो मणिपुर में एकमात्र लोकटक और लोकटक झील पर ही, जो कि लोकटक झील में ही तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि केवल लामजाओ स्थित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप याद कीजिएगा। और अगर इसके बाद हम देखते हैं जो कि पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता जो कि पुराना है, और उसके बाद 2019 में जोड़ा गया है एक नया, जो इसका नाम है सुंदरवन। तो सुंदरवन जो वाला जो क्षेत्र है उधर का, वह सभी उस जो क्षेत्र को वेटलैंड में शामिल किया गया है 2019 में। और इसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों भितरकनिका और चिल्का, यह दोनों ही वेटलैंड में शामिल है। और ये चिल्का जो है ये अभी पहला है जो कि वहाँ वेटलैंड में शामिल हुआ था। तो ये दोनों चिल्का और इससे पहले जो कि हमने देखा था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों शामिल हुआ था साथ में ही। ये जो दोनों जो क्षेत्र हैं ये दोनों फर्स्ट क्षेत्र हैं जो कि शामिल हुए थे भारत से। और इसके अलावा देखते हैं हम जो कि नेक्स्ट राज्य है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में एकमात्र कोलेरू यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और जिसे वेटलैंड में शामिल किया गया है। और उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश में भोज जो कि भोपाल में पड़ता है। और जैसे कि आप याद कर सकते हैं राजा भोज, तो राजा भोज एमपी से थे, तो आप याद कर सकते हैं जो कि भोज एमपी में स्थित है। जो वेटलैंड जो है भोज ये एमपी में है। इसके अलावा देखते हैं हम गुजरात। तो दोस्तों गुजरात में जो स्थित है नाल सरोवर या नल सरोवर। तो ये नल सरोवर स्थित ये भी वेटलैंड में शामिल है, 2012 में हुआ था। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता, आर्द्रभूमि और सुंदरवन, जैसे कि मैंने आपको बताया सुंदरवन, पूर्व कोलकाता, आर्द्रभूमि, ये दोनों क्षेत्र शामिल हुए हैं वेटलैंड में। और इसके अलावा देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है, और नेक्स्ट जो कि राज्य हमारे सामने केरल। तो केरल में जो स्थित है वो है दोस्तों अष्टमुडी, सस्तमकोटा और वेम्बनाड झील। तो ये तीनों जो स्थित है यह वेटलैंड में शामिल है केरल से। और इसके बाद आता है हमारे त्रिपुरा। तो दोस्तों त्रिपुरा में एकमात्र रुद्रसागर जो कि वेटलैंड में शामिल है। और इसके बाद देखते हैं मणिपुर में लोकटक जो कि अभी हमने पढ़ा। और इसके बाद है उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी जो कि व्रजघाट से नरोरा तक विस्तार है जिसका, ऊपरी गंगा का। इसके बाद है तमिलनाडु जो कि पॉइंट कैलिमर अभ्यारण्य यहाँ स्थित है। दोस्तों अगर बात की जाए कि जो रामसर संधि जो है और इसमें कितने देश शामिल है, तो वर्तमान तक इसमें 169 यानी कि 170 लगभग जो देश इसमें अभी तक शामिल है, मतलब जो इस संधि में हिस्सा लिया है दोस्तों ने, इस देशों ने 169 देशों ने इस संधि में हिस्सा लिया है। और इन सभी देशों में वेटलैंड पाए जाते हैं और वह संरक्षित करते हैं। और इसके अलावा हम देखिए भारत में कितने हैं, तो टोटल भारत में पहले 27 थे और जनवरी 2020 में 10 और हुए, तो इसमें हो गए हैं टोटल भारत में 37 क्षेत्र है जो कि वेटलैंड में शामिल है। और दोस्तों ये जो संधि हुई थी 2 फरवरी 1972 में जो कि हुई थी, 1971 में हुई थी दोस्तों, 2 फरवरी 1971। तो 2 फरवरी को ही हम वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और इसके जस्ट 2 दिन बाद 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा तारीख, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट कुछ, इसे देखते हैं हम मैप से। तो मैप से देखने के पहले हम थोड़ी बातें करते हैं कि जो इसकी जो लिस्ट जारी होती है कौन करता है, जो जितने भी वेटलैंड हैं तो उन सभी की लिस्ट कौन जारी करता है और कब करता है, इन सभी के बारे में देखते हैं हम। तो जो कि जारी करता है दोस्तों इसकी लिस्ट, तो इसे जारी करता है मैट्रिक्स रिकॉर्ड जो कि रामसर संधि के अनुसार आर्द्रभूमि स्थलों की एक पंजी या सूची तैयार करता है, जिसे मैट्रिक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। तो यही रामसर संधि के तहत इसी के द्वारा जो जितने भी विश्व में जितने भी वेटलैंड हैं उन सभी की सूची यह जारी करता है, जिसे मैट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं। इस पंजी में विश्व भर की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों की विवरण अंकित होता है। ये जो सूची जो जारी करता है दोस्तों,
इसमें जितने भी वेटलैंड जो हैं उन सभी के बारे में सूचना होती है। और इसमें यह भी दर्शाया जाता है दोस्तों कि जो वेटलैंड है उनका जो तकनीकी विकास हो रहा है या प्रदूषण है कितना है, उसका जो वेटलैंड है उनके पास में, उनके आसपास जो क्षेत्र है वहाँ प्रदूषण कितना है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसके अलावा अन्य मानवीय हस्तक्षेप कितने हैं, मतलब क्या क्या मानवीय हस्तक्षेप है, उनका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी आर्द्र भूमियों पर पर्यावरणिक परिवर्तन हो चुके हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, इन सभी के बारे में यह जो सूची में बताता है मैट्रिक्स रिकॉर्ड। और इसके अलावा इस पंजी में कोई नई आर्द्र भूमि का नाम डालना हो अथवा निकालना हो, उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1990 का अनुमोदन अनिवार्य होता है। तो अगर कोई सा भी नया वेटलैंड शामिल करना है या पुराना कोई सा भी वेटलैंड हटाना है तो उसके लिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है इसका सहमति होनी जरूरी है, अनुमोदन अनिवार्य होता है। मैट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर सूची के अंग के रूप में संदर्भित है। तो जो कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि जो स्थित है वह है सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, वहाँ 175 जो कि है और विश्व में पहले नंबर पर है यह। और यहाँ 175 जो कि वेटलैंड शामिल है इस देश से, और हमारे देश से मात्र 38। और इसके अलावा देखते हैं मेक्सिको जो कि सेकंड नंबर पर है पूरे विश्व में आर्द्र भूमि के क्षेत्र में, मतलब मामले में। तो वहाँ जो स्थित है वहाँ 142 जो क्षेत्र है वो मेक्सिको में पाए जाते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र वेटलैंड। और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल आर्द्र भूमि आरक्षित देश वाला कौन सा है, तो जो कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आर्द्र भूमि है, तो उस देश का नाम है दोस्तों बोलिविया। जो कि देश है, यह 1,48,000 जो कि इसका क्षेत्रफल जो है, इस क्षेत्रफल पे 1,48,000 क्षेत्रफल पे पूरा वेटलैंड है इस देश में। और इसके अलावा कोबर्ग पठार जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, 1974 विश्व का पहला क्षेत्र जो कि शामिल हुआ था आर्द्र भूमि की सूची में। तो जब ये आर्द्र भूमि जो संधि हुई थी इसमें जो पहला जो क्षेत्र था वह जो शामिल हुआ था वो था कोबर्ग पठार जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में, जब इसी नॉर्मल एग्जाम में तो नहीं आएगा, वनडे एग्जाम वगैरह में, तो कभी आप यूपीएससी पीसीएस अगर इसकी तैयारी कर रहे हो तो इसमें काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आप इसे भी देखिएगा ज़रा कि आर्द्र भूमि में विश्व का पहला देश कौन सा है जो कि शामिल हुआ था, तो वह कोबर्ग पठार ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जो देश है पहला शामिल हुआ था 1974 में। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम थोड़ा मैप से, और उसके बाद देखेंगे हम ट्रिक से। तो आइए देखते हैं मैप से कि कौन से क्षेत्र जो कि कहाँ स्थित है। तो हम आ चुके हैं मैप में, तो देखते हैं मैप में कौन कौन से जो क्षेत्र है कहाँ स्थित है। दोस्तों ये हमारा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि यह जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर हो पाए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो देखते हैं हम मैप में कि कौन से जो क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो पहले जो कि हम देखते हैं जम्मू कश्मीर से। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में टोटल जो 4 क्षेत्र हैं वेटलैंड में शामिल हैं, जिसमें से वुलर लेक, पहले जो वुलर लेक, और उसके बाद आता है होगेरा वेटलैंड, वुलर लेक, होगेरा, और उसके बाद आता है सुरिनसर, और उसके बाद है एक और जो लास्ट बचता है जो कि सोमोगिरी। तो सोमोगिरी, सुरिनसर और वुलर और होगेरा, ये जो 4 क्षेत्र है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसके बाद देखते हैं हम पंजाब, जो कि पंजाब में जो दोस्तों स्थित है, यहाँ 3 क्षेत्र स्थित हैं। पहला है कंजली जो कि है, इसके बाद है हरिके बेराज जो कि है, और इसके बाद है रोपड़। तो ये जो 3 जो क्षेत्र है पंजाब में स्थित हैं। और इस जो नई सूची जो जारी हुई है 2020 में, मतलब जो 2020 में 3 क्षेत्र और शामिल किए गए हैं पंजाब की तरफ से। तो मतलब जो पंजाब क्षेत्र में, पंजाब जो राज्य है यहाँ 3 क्षेत्र और शामिल किए गए हैं इस सूची में, जिसका नाम है केशवपुर में स्थित मियाँ समुदाय, और इसके अलावा है व्यास संरक्षित रिजर्व, और फिर आता है नांगल वन्यजीव अभयारण्य। तो ये जो 3 क्षेत्र है वो भी इसी साल इसमें सूची में शामिल किए गए हैं। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य। तो 3 जो स्थित है
तो 3 जो क्षेत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में वह है सबसे पहले चंद्रताल, रेणुका, और एक और जो स्थित है तो पौंग, जो कि है पौंग, चंद्रताल और जो कि इसके बाद है रेणुका। जो 3 जो है रेणुका, चंद्रताल और पौंग, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा रिवर जो कि पहले से एक उत्तर प्रदेश में है, और इसी साल 6 और शामिल किए गए इसमें, तो टोटल मिला के यहाँ हो गए हैं 7। तो देश में सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ है तो वो है उत्तर प्रदेश में 7, तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। और इसके बाद देखें हम अगर राजस्थान में, तो दोस्तों राजस्थान में जो स्थित है, जो पहला जो है सांबर झील जो है वह, और उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो 2 क्षेत्र है वो राजस्थान में स्थित है इसमें वेटलैंड में। इसके अलावा अगर हम देखें गुजरात में, तो गुजरात में दोस्तों एक है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, जो कि है यह इसमें स्थान रखता है अपना। और एमपी से एक स्थान है जो कि है भोज, तो राजा भोज से आप याद कर लीजिएगा कि राजा भोज जो कि एमपी के थे, तो एमपी में स्थित राजा भोज। और अगर इसके बाद अगर हम देखें पूर्वोत्तर में, तो दोस्तों पूर्वोत्तर में है लोकटक, जो कि लोकटक लेक मणिपुर में स्थित, एक यहाँ से लोकटक मणिपुर में है। और अगर त्रिपुरा में देखें तो त्रिपुरा में हमको दिखता है यहाँ तो रुद्र सागर जो कि है त्रिपुरा में स्थित। और अगर हम असम में देखें तो वो दीपोर बिल यह असम में स्थित है। तो ये पूर्वोत्तर के हैं दोस्तों। और अगर इसके बाद हम देखें पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में हमारे सामने स्थित है भितरकनिका, जो कि है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और अगर इसके बाद देखें हम नेक्स्ट राज्य जो कि है हमारे सामने उड़ीसा, तो उड़ीसा में दोस्तों जो कि मैग्रोव एक है चिल्का लेक, और इसके बाद है दोस्तों इसके बाद है भितरकनिका दोस्तों थोड़ा गलती हो गई, मिस्टेक हो गई थोड़ी। तो भितरकनिका जो दोस्तों है यह उड़ीसा में स्थित है, और चिल्का लेक ये भी उड़ीसा में स्थित है। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात देखी जाए तो पश्चिम बंगाल में है ईस्ट कोलकाता वेस्टलैंड। और इसके अलावा 2019 में एक और शामिल हुआ है सुंदरवन। तो ये जो 2 जो वेटलैंड है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरवन और ईस्ट कोलकाता। और इसके अलावा उड़ीसा में स्थित है हमारे भितरकनिका और चिल्का लेक, ये दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। और अगर इसके बाद देखिए हम नीचे, तो इसके बाद कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद तमिलनाडु में हमारे सामने स्थित है पॉइंट केलिमर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है एकमात्र। और इसके बाद आता है हमारे सामने केरल। तो दोस्तों केरल में भी 3 जो स्थित हैं, पहला है वेम्बनाड, दूसरा है सस्तमकोटा और तीसरा है अष्टमुदी। ये जो 3 जो है यह केरल में स्थित है। और इसके बाद देखते हैं हम थोड़ी ट्रिक जो कि इन्हें याद करने में थोड़ा सिंपल, जिससे ये याद करने में थोड़े सिंपल हो जाएं और आपको जल्दी ही याद हो जाएं, ताकि एग्ज़ाम में कोई से भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो आइए देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं केरल से ही दोस्तों। केरल में जैसे कि हमने देखा अभी वेम्बनाड, सस्तमकोटा और अष्टमुदी है। तो आपको बस एक याद रखना है ट्रिक कि इसे भी सेव करना है, किसे, अष्टमुदी को। अष्टमुदी सेव करना है क्योंकि ये लुप्त होता जा रहा है, ऐसा मतलब आप किसी भी ट्रिक बना सकते हैं, सेव अष्टमुदी। तो ए से आ जाएगा आपका सस्तमकोटा और वी से आ जाएगा वेम्बनाड, और आगे अष्टमुदी जैसे कि अभी हमने याद करा है सेव अष्टमुदी। तो ये आपकी है केरल की ट्रिक, जो केरल में स्थित है वेटलैंड उसकी। और इसके बाद देखते हैं हम, तो इसके बाद देखें हम अगर पंजाब की देखें दोस्तों, तो पंजाब में जैसे कि हमारे सामने 3 स्थित हैं, रोपड़, कंजली और हरी की बैराज। तो इसमें हम याद कर सकते हैं जैसे कि पंजाब में बोला जाता है रब राखा RAKHA, तो रब राखा बोला जाता है। जैसे कि हमारे बाय बोला जाता है तो वहाँ रब राखा बोला जाता है। तो आप रब राखा से याद कर सकते हैं आप RAKAH और A, तो रब राखा से याद कर सकते हैं दोस्तों। R से आपका हो जाएगा रोपड़, और K से हो जाएगा आपका कंजली, और H और A से हो जाएगा आपका हरीके। तो आप ये याद कर सकते हैं पंजाब के लिए।
और इसके बाद हम देखें हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं जो कि 2 स्थित हैं, 3 स्थित है दोस्तों। एक है चंद्रताल, रेणुका और पौंग। तो काफ़ी इसके लिए हम याद कर सकते हैं पीसीआर दोस्तों। जो पीसीआर जो पुलिस की जो वैन होती है उसे बोला जाता है पीसीआर। थोड़ा एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लें थोड़ा। तो पीसीआर दोस्तों जो कि पुलिस की वैन को कहा जाता है। तो पी से आपका ये हो जाएगा पौंग, पी से हो जाएगा आपका पौंग, सी से हो जाएगा चंद्रताल और आर से हो जाएगा आपका रेणुका। तो आप याद कर सकते हैं पीसीआर हिमाचल प्रदेश में। तो वैसे आपका ट्रिक बना सकते हैं कुछ, तो आपको याद हो जाए इससे। और इसके बाद हम देखेंगे जो कि है भोजताल, जो कि आपको पहले ही हमने बता दिया कि भोज, राजा भोज। तो उसे आप याद कर सकते हैं राजा भोज कहाँ, राजा भोज कहाँ गाँव दिल्ली, तो उससे याद कर सकते हैं। राजा भोज एमपी के थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अब उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि उन तक यह वीडियो पहुंच पाए और उनकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।